गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर जी के क्लासेस। आज के वीडियो में हम करेंगे इंडियन पॉलिटी पर कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इस अधिनियम में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों के साथ कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा गया और इस न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई और सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल तथा मद्रास और बम्बई के गवर्नरों से श्रेष्ठ बना दिया गया? प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। इस अधिनियम ने कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया और निदेशक मंडल को वाणिज्यिक कार्य आवंटित किए तथा राजनीतिक मामलों को संभालने के लिए 6 सदस्यों वाला एक नियंत्रण बोर्ड नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? उत्तर है 1813 के चार्टर एक्ट ने। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार से वंचित कर दिया। इस अधिनियम के तहत अब कोई भी ब्रिटिशर भारत में व्यापार कर सकता था। इस अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति दे दी और यह भी प्रावधान किया गया कि कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का निवेश करेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? उत्तर है चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत में प्रथम विधि आयोग यानी लॉ कमीशन की स्थापना की गई और इसका पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत और लॉर्ड मैकाले को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए भारत के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? उत्तर है चार्टर अधिनियम 1833 ने। इस अधिनियम की धारा 87 में कहा गया था कि भारत या क्राउन के किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग या किसी भी आधार पर कंपनी के अधीन किसी भी स्थान, पद या सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए इस अधिनियम ने राजनीतिक आंदोलन के दौरान प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सिविल सेवाओं में भारतीयों के लिए प्रतिस्पर्धा खोल दी? उत्तर है 1853 के चार्टर एक्ट ने। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसने गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है, उस अधिनियम का नाम बताइए जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की थी। उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है, किसने भारत के राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भारत सरकार पर सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858 ने। इस अधिनियम के तहत राज्य सचिव को उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद प्रदान की गई जो भारतीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार थी और राज्य सचिव एक ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। इसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारतीय क्षेत्र में प्रशासन की सभी शक्तियां ब्रिटिश ताज ने अपने हाथों में ले ली। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को पहली बार गैर सरकारी सदस्यों के रूप में वायसराय की विधान परिषद में स्थान दिया गया? उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने। और लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में महाराजा पटियाला, बनारस के राजा और सर दिनकर राव को नामित किया था। तो एक सेपरेट प्रश्न ये भी बन जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में किस किस को नामित किया था।
अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। मॉर्ले भारत के तत्कालीन राज्य सचिव थे और मिंटो वायसराय थे, इसलिए इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की और इसके लिए भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक तत्वों को शामिल किया गया? उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने अलग निर्वाचन मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत की। इस अधिनियम ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान रखा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने की अनुमति दी गई? वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय सदस्य बने। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तरों पर द्वैध शासन की शुरुआत की? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 ने, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई, जिसमें राज्य परिषद, उच्च सदन और केंद्रीय विधान परिषद शामिल थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस अधिनियम ने सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों और एंग्लो इंडियनों को अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट प्रदान किया? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 में। वैसे इसकी शुरुआत 1909 में ही हो गई थी, जबकि मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई सीमित मताधिकार का क्या आधार था? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 ने संपत्ति, शिक्षा और कर के आधार पर सीमित मताधिकार की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय के निर्माण की वकालत किस अधिनियम या आयोग द्वारा की गई थी? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और वहां एक मुख्य न्यायाधीश होना था, जिसके साथ अधिकतम 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर द्वैध शासन को लागू किया गया? अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया, और अब मैं पूछ रहा हूँ केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लागू किया। तो क्वेश्चन में डिफरेंस है और उत्तर भी बिल्कुल डिफरेंट है। ये भारत सरकार के अधिनियम 1935 द्वारा ये व्यवस्था की गई। केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन से तात्पर्य है कानून के विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय श्रेणियों में विभाजित करना, और प्रांतीय विषयों को फिर दोबारा से आरक्षित और स्थानांतरित श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। महत्वपूर्ण विषयों जैसे पुलिस, जेल, न्याय, वित्त और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों को विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना राज्यपाल और उसकी कार्य परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था। शिक्षा, कृषि, स्थानीय स्वशासन आदि जैसे कम महत्व वाले विषयों को राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सहायता से प्रशासित किया जाना था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित फेडरेशन में अवशिष्ट शक्तियां यानी रेसिडुअरी पावर किसको दी गई थी? उत्तर है वायसराय को। और अवशिष्ट शक्तियां उन शक्तियों को कहा जाता है जिनका उल्लेख संविधान के किसी भी विषय में नहीं है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को दास्ता का चार्टर कहा था? उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, क्योंकि ये अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन की सुरक्षा और उसे बनाए रखने का प्रावधान रखता था। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के कुछ इंडियन पॉलिटी पर प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को करंट अफेयर्स और जीके के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे साथ डेली सुबह 8 बजे की क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।